बाजार में बिकवाली रही हावी। सेंसेक्स 550 पॉइंट टूटा। निफ्टी 17,650 के नीचे बंद। मेटल आईटी शेयर्स पर दिखा दबाव। ईटी नाउ स्वदेश की खबर पर कैबिनेट की मुहर। टेक्सटाइल सेक्टर को दी मित्रा की सौगात। रेलवे कर्मचारियों को भी दिया दिवाली का तोहफा। नेचुरल गैस में तेजी का दौर। दिसंबर 2008 के बाद सबसे ऊपरी स्तरों पर नेचुरल गैस। त्योहारों से पहले सस्ता हुआ सोना, कम हुई चांदी की चमक। फेस्टिव सीजन से पहले महंगाई का झटका। एक बार फिर महंगी हुई एलपीजी गैस। नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। तो स्वदेश खबर की शुरुआत करते हैं 4 बड़ी खबरों के साथ। जी हां, 4 बड़ी खबरें जो हम आपको दिखाने वाले हैं, उनमें सबसे पहले बात होगी बाजार की। क्या कुछ आज बाजार में बिग एक्शन रहा, ये आपको बताएंगे। साथ ही साथ कैबिनेट की बैठक जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी, क्या कुछ बड़े फैसले आज कैबिनेट से आए, ये भी आपको बताएंगे। कमोडिटी के मोर्चे पर क्या कुछ हलचल रही, कैसे सोने और चांदी के भाव में गिरावट देखी गई है और क्या कुछ रहा कमोडिटी सेक्टर का हाल, ये सब आपको बताएंगे आज 4 बजे की इन बड़ी खबरों में। तो ये 4 बड़ी खबरें हम आपको दिखाने वाले हैं। बाजार का हाल हो या फिर कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ अहम फैसले लिए गए, कैसे यहाँ पर जो सरकारी कर्मचारी है केंद्र के, उनको किस तरह की सौगात मिली है, कि कैबिनेट की इस बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आया है, ये आपको बताएंगे। और देखिए, त्योहारी सीजन वो सीजन होता है जब आप सोना चांदी खरीदते हैं। यहाँ पर सोने चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई है। साथ ही साथ यहाँ पर हम आपको बता दें कि नेचुरल गैस में लगातार तेजी यहाँ पर बनी हुई है, उस पर भी हमारी नजर यहाँ पर टिकी रहेगी। मेरे चारों सहयोगी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ेंगे, बाजार का हाल तो जानेंगे ही, साथ ही साथ समीर दीक्षित के साथ साथ प्रकाश प्रियदर्शी भी जुड़ेंगे और विश्व मोहन से जानेंगे कमोडिटी बाजार का हाल। और देखिए, पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उम्मीद के मुताबिक टेक्सटाइल को लेकर मीटिंग में एक बड़ा फैसला लिया गया। सरकार ने 7 टेक्सटाइल पार्क्स बनाने का फैसला किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद थे। आपको ध्यान होगा, ROSCTL यानी रेमिशन ऑफ स्टेट टैक्सेस, लेवीज, सेसेस, इसके लिए एक स्कीम 2019 में लॉन्च हुई थी एपरल्स और मेडअप्स के लिए। वो स्कीम 2024 तक अब एक्सटेंड कर दी गई है, जिससे एक पूरे टेक्सटाइल सेक्टर में उत्साह है निर्यात को लेके। इसी के साथ साथ रॉडटेप, ये भी रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस हैं। जो एपरल और मेडअप्स के अलावा जो टेक्सटाइल क्षेत्र से जुड़े हुए वस्तु हैं, उनके लिए ये स्कीम अनाउंस हो गई है, उसके रेट्स अनाउंस हो गए हैं। तो कैबिनेट की इस बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आया, मेरे साथ प्रकाश प्रियदर्शी भी मौजूद हैं, साथ ही साथ समीर दीक्षित भी मौजूद है। समीर, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। ईटी नाउ स्वदेश की खबर पर मुहर लग गई है, मित्रा स्कीम को यहां पर मंजूरी मिल गई है, क्या कुछ और डिटेल्स आपके पास हैं? ये बड़ी खबर टेक्सटाइल के क्षेत्र से जुड़ी हुई है, जहां सरकार ने, कैबिनेट ने टेक्सटाइल के क्षेत्र में मित्रा स्कीम को मंजूरी दे दी है। इकोनॉमिक टाइम्स स्वदेश ने पहले ही ये खबर अपने दर्शकों को 5 अक्टूबर को दी थी कि सरकार मित्रा स्कीम को अगली कैबिनेट बैठक में यानी कि 6 अक्टूबर को मंजूरी दे सकती है, और उस खबर पर मुहर लगी है। मित्रा स्कीम यानी कि मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क, इस स्कीम को मंजूरी मिल गई है। मंजूरी मिलने का मतलब सीधा है कि आने वाले 3 सालों में देश में 7 बड़े टेक्सटाइल पार्क बनाने के लिए सरकार अब आगे अगले कदम
कदम की तरफ बढ़ेगी। और अब सूत्र ये बता रहे हैं कि अगले 30 दिन में या महीने भर के भीतर सरकार इस स्कीम के तहत एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी कर सकती है। दरअसल सरकार एक चैलेंज मेथड को अपनाएगी जिसमें राज्यों में आपस में प्रतिस्पर्धा होगी। जो राज्य जो बेहतर परफॉर्म करेंगे, जो बेहतर सुविधाएं देंगे, वो जरूर है कि वो अपने राज्य में एक टेक्सटाइल पार्क ला सकते हैं। लेकिन जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तहत जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए उसमें शामिल है कि हर राज्य में कम से कम 1000 एकड़ की अप्रूव्ड जमीन होनी चाहिए। इसके अलावा राज्यों के अपने जो तमाम इंसेंटिव्स हैं वो शामिल होना चाहिए। बिजली की दरों में रियायत या सब्सिडी भी होनी चाहिए। और सबसे अहम ये कि रोड, रेल और एयर कनेक्टिविटी ये जबरदस्त होनी चाहिए ताकि कच्चा माल और साथ ही जो फिनिश्ड गुड है उसके इंपोर्ट एक्सपोर्ट में किसी भी तरीके की रुकावट ना आए। तो इस तरीके के तमाम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बातें शामिल की गई हैं और अब राज्यों को अपनी तरफ से आगे आना होगा ताकि वो अपने राज्य में एक पार्क बना पाए। लेकिन स्कीम के फॉर्मल अप्रूवल से पहले ही कई राज्यों ने अपनी एक दिलचस्पी इस नेशनल टेक्सटाइल पार्क को लेकर के टेक्सटाइल मंत्रालय को दी थी, जिसमें प्रमुख तौर पे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात जैसे बड़े राज्य शामिल हैं। सरकार को उम्मीद है कि पीएलआई स्कीम टेक्सटाइल के क्षेत्र में अप्रूवल के बाद में अब मित्रा स्कीम के आने से ये पूरे क्षेत्र में एक नई जान आएगी, इसके विकास में तेजी मिलेगी और साथ ही मित्रा स्कीम के चलते एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इस क्षेत्र में भी अच्छा खासा मिलने की सरकार को उम्मीद है। ठीक है समीर, प्रकाश प्रदर्शी भी मेरे साथ मौजूद हैं। प्रकाश, देखिए अब 3 साल जो आने वाले हैं उनमें 7 राज्यों में कुल मिलाकर यहाँ पर मित्रा स्कीम की शुरुआत की जाएगी। पीएलआई स्कीम का जिक्र यहाँ पर समीर ने भी किया। मकसद साफ है, मेड इन इंडिया को बढ़ावा मिले, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिले। ऐसे में इस मित्रा स्कीम से टेक्सटाइल सेक्टर को तो बड़ा फायदा होगा ही, राज्य इससे किस तरह से फायदा उठा सकते हैं? देखिए, जो डिटेल्स है उसकी जानकारी मेरे सहयोगी समीर दे रहे थे, उसमें कुछ आंकड़ों का मैं जिक्र कर देता हूं। और क्योंकि आप राज्यों के फायदे की बात कर रही हैं, तो क्योंकि 7 बड़े पार्क हैं जो स्टेट गवर्नमेंट सबसे ज्यादा इंसेंटिव्स देगी उनके यहाँ यह पार्क लगेंगे। उसमें राज्यों को फायदा ये होगा कि उनके यहाँ इंसेंटिव्स, उनके यहाँ इन्वेस्टमेंट आएगा, इस पार्क में कंपनियां इन्वेस्टमेंट करेंगी और साथ ही साथ रोजगार के अवसर पैदा होंगे। तो इसका फायदा राज्यों को होने जा रहा है। एक पार्क से सरकार का अनुमान है कि एक साल में डायरेक्ट कम से कम 1 लाख रोजगार पैदा होंगे एक पार्क से, इनडायरेक्ट 2 लाख। तो इसका मतलब हुआ कि अगर 7 पार्क है और 2 लाख इनडायरेक्ट रोजगार को जोड़ लें तो 14 लाख नौकरियां जो हैं इससे पैदा होंगी। उसके बाद जो इनडायरेक्ट इंडस्ट्री है जो कि इस पार्क के आसपास लगेंगे या जो सप्लायर होंगे, जो कंपनियां इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगी, उनको अधिकतम तमाम ऐसे फायदे हैं, सहूलियत हैं जो कि राज्यों को उसका होने जा रहा है। उनके यहाँ जो रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इसके अलावा एक और अहम बात है, वो ये है, आज की जो कैबिनेट की बैठक हुई है उसमें ये फैसला हुआ है कि जो रेलवे के एम्प्लॉइज हैं, जो नॉन गैजेटेड एम्प्लॉइज हैं, उनको दिवाली 78 डेज का। प्रधान मंत्री ने कहा कि जो आर्थिक कंडीशंस हैं वो बेहतर नहीं है। जो सरकार का बजट है वो ये इस बात की मंजूरी दे रहा था कि 72 दिन तक का ही बोनस दिया जाए, लेकिन फिर भी सरकार ने 78 डेज का बोनस दिया है। तो इससे करीब 56,000 जो एम्प्लॉइज हैं उनको बेनिफिट होने जा रहा है। तो एक तरीके आप कह सकते हैं कि सरकार भी इस बात को लेकर उत्साहित है कि अगर बोनस दिया जाए तो लोग खर्च करेंगे और इकोनॉमी में जो कंजम्पशन बेस्ड रिकवरी है वो देखने को मिलेगी। तो 2 अहम फैसले आज कैबिनेट की बैठक में हुए हैं। ठीक है, शुक्रिया प्रकाश प्रदर्शी और साथ ही साथ समीर दीक्षित, आप दोनों का इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए अब बात यहाँ पर हम रेलवे बोनस की कर लेते हैं। तो हम आपको बता दें कि यहाँ सरकार ने, कैबिनेट ने आज रेल कर्मचारियों को बोनस के तौर पर दिवाली का तोहफा दिया है। ये वही खबर है जिसका जिक्र अभी प्रकाश प्रदर्शी कर रहे थे। रेलवे कर्मचारियों को इस साल 78 दिन का बोनस दिया जाएगा। अति विषम आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की नेतृत्व वाली कैबिनेट मीटिंग में ये निर्णय किया गया है कि इस साल भी 78 दिन के बोनस दिया जाएगा रेलवे के कर्मचारियों को, और ये नॉन गैजेटेड एम्प्लॉयज़ के लिए होता है। 11,56,000 नॉन गैजेटेड एम्प्लॉयज़ इससे लाभान्वित होंगे और कुल मिलाकर 1,985 करोड़ रुपये इसके ऊपर व्यय होंगे।
और चलिए अब बात बाजार की कर लेते हैं। तो बाजार में आज बिकवाली हावी रही। सेंसेक्स 550 और निफ्टी 250 अंक गिरकर बंद हुआ। बाजार में और क्या कुछ हलचल रही, मेरे साथ मेरे सहयोगी शरद यहां पर जुड़ गए हैं। शरद, बताइए आज कैसा रहा बाजार का हाल? दिन भर में मार्केट में चढ़ाव और उतार देखने को मिला और मार्केट जो है दिन के लोअर स्तर पे बंद हुआ है। और उसके अलावा मेटल, सरकारी बैंक्स और फार्मा और रियल्टी शेयरों में दबाव देखने मिला है। अगर पूरे सेक्टोरल इंडिसेस के भी बारे में बात करें तो एक टाइप से दबाव देखने मिला, एक डाउनटिक देखने मिला है। हालांकि आपके स्पेशली जो कमोडिटी रिलेटेड स्टॉक्स है उनमें तेज़ी देखने मिली है, स्पेशली आपके कॉटन के, कॉफ़ी की और थोड़ी सी रेलवे थीम वाले स्टॉक्स में भी एक तेज़ी पकड़ने मिली है। इंडिया विक्स में भी ऑलमोस्ट 6% का उछाल हुआ है, मतलब वॉलेटिलिटी मार्केट्स में बढ़ी है। निफ्टी गेनर्स की बात करते हैं तो ONGC टॉप गेनर रहा है और इसका एक ही कारण है कि नेचुरल गैस प्राइसेस में बढ़त हुई और ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है। उसके अलावा टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, UPL, ब्रिटानिया, HDFC बैंक में भी एक टाइप से तेज़ी देखने मिली थी। निफ्टी लूजर्स की बात करें तो दिन के सेकेंड हाफ में है आपकी लूजर्स की संख्या है ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट्स में और निफ्टी में बड़ी बढ़त देखने मिली है। स्पेशली आपके हिंडाल्को, SBI लाइफ, JSW स्टील, टाटा स्टील, अदानी पोर्ट्स, ये सारे स्टॉक्स पे एक टाइप से दबाव देखने मिला था। मिड कैप लूजर्स की भी बात करें तो उसमें थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने मिली थी, स्पेशली GSFC के लिए रिसेंटली एक अच्छी स्टॉक में एक अच्छी रनअप देखने मिली थी। गॉडफ्री फिलिप्स, अरविंद, नाल्को और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में भी मुनाफा वसूली हुई है। स्टॉक्स थोड़े दबाव में दिखे थे। मिड कैप गेनर्स की बात करें तो सबसे पहले हिंदुस्तान कॉपर का नाम लूँगा। वेदांता के रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि वेदांता गवर्नमेंट की स्टेक ले सकती है कंपनी में, तो आज के टॉप निफ्टी 500 इंडेक्स से गेनर्स है उसमें हिंदुस्तान कॉपर का नाम शामिल है। जैन इरिगेशन भी फोकस में है और टाटा के दो कंपनी, टाटा कॉफ़ी और टाटा केमिकल्स में भी एक अच्छी बढ़त देखने मिली दिन के ट्रेड में। और STC जो आपके स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन है उनमें ऑफकोर्स अच्छी मूवमेंट देखने मिली। याद रखिए ये कंपनी मेटल्स के ट्रेडिंग में है और सारे मेटल्स के स्टॉक्स है उनमें भी एक टाइप से प्राइसेस है उनमें एक तेज़ी देखने मिली है। दो सेक्टर्स के बारे में बात करूंगा जहां पे जो फोकस में थे, स्पेशली फर्टिलाइजर स्टॉक्स में JSFC ले लीजिए, JNFC ले लीजिए, फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, ट्रैवनकॉल ले लीजिए या RCF ले लीजिए, तो इन स्टॉक्स में तो थोड़ी सी बिकावली देखने मिली थी। रिसेंट रैली इनके रॉ मटेरियल प्राइसेस है उनमें बढ़त के कारण एक अच्छी रैली देखने गई थी, तो एक टाइप से प्रॉफिट बुकिंग इन स्टॉक्स में देखने मिली थी। और आखिर में बात करेंगे आपके चाय और कॉफ़ी के स्टॉक्स के लिए CCL प्रोडक्ट्स, टाटा कॉफ़ी, धुनसरी वेंचर्स, ये सारे स्टॉक्स चहक रहे थे दिन के ट्रेड में। और एक रिपोर्ट भी आई थी कि फर्स्ट हाफ में एक्सपोर्ट्स है उनमें एक्सपोर्ट से 25% का बढ़ोतरी देखने मिला है। तो आज कॉफ़ी के स्टॉक्स कमोडिटी स्पेस में थे उनमें बढ़ोतरी देखने मिली है। तो ये सारे एक्शन थे आज के मार्केट में। ठीक है, शुक्रिया शरद। ये तो था बाजार का हाल। कमोडिटी मार्केट की बात कर लेते हैं। विश्व मोहन मेरे साथ मौजूद हैं। विश्व मोहन, फेस्टिव सीजन से पहले सोना चांदी सस्ता हो गया है और अगर मैं नेचुरल गैस की बात करूं तो लगातार आज भी जो तेजी है वो यहां पर जारी रही। इसके पीछे की क्या बड़ी वजह आप देखते हैं? देखिए, अगर सोने चांदी की अगर बात करें तो पिछले काफ़ी समय से सोना चांदी सुस्त पड़ा हुआ है और रिकॉर्ड स्तर से सोना करीब 10,000 रुपये नीचे है। यानी फेस्टिवल से ठीक पहले आपके लिए एक मौका है कि आप एंट्री करें। पितृपक्ष का आखिरी दिन है, कल से नवरात्र शुरू हो रहा है, तो वापस से तेज़ी, उम्मीद लग रही है कि सोने चांदी में भी वापस से तेज़ी लौटेगी और वापस से सोना 50,000 की ओर मूव कर सकता है, ऐसा एक्सपर्ट मानते हैं। लेकिन बाकी किसी भी आप कमोडिटी में देखिए तो एक साइक्लिकल रैली चल रही है पूरे ही कमोडिटी मार्केट में, चाहे वो एनर्जी का मार्केट हो। तो नेचुरल गैस इस महीने भर में 40% महंगा हो चुका है। यूरोप और एशिया में रिकॉर्ड लेवल के आसपास भाव है, वहीं नाइमेक्स पर US में भाव अभी 2008 के दिसंबर के आसपास चल रहा है। तो एक स्ट्रॉन्ग रैली पूरे नेचुरल गैस के मार्केट में है और लग रहा है कि जब सर्दी में हम एंट्री करेंगे, सर्दियों के मौसम में, तो वहाँ पर सप्लाई डेफिसिट रह सकती है क्योंकि सर्दियों में नेचुरल गैस की डिमांड हीटिंग के लिए बहुत बढ़ जाती है यूरोप और US जैसी कंट्रीज़ में, तो और भी यहाँ पर सप्लाई की कमी होगी और मांग और तेज़ी से बढ़ेंगे। तो एक और ज़्यादा तेज़ी की संभावना जताई जा रही है नेचुरल गैस को लेकर। दूसरी तरफ खबर ये है कि कोल की सप्लाई की दिक्कतें हैं, तो इसका भी यहाँ पर फायदा मिल रहा है। इसके अलावा क्रूड में देख ही रहे हैं, ब्रेंट क्रूड का भाव $83 के आसपास पहुंच चुका है। दुनिया भर के बड़े ब्रोकरेज हाउसेस ने अब $90 से $95 तक का टारगेट दे दिया है ब्रेंट क्रूड का, यानी क्रूड कीमतों में तेजी चल ही रही है। एग्री मार्केट की अगर बात करें तो पाम तेल मलेशिया में कल रिकॉर्ड लेवल के आसपास चला गया, आज भी अच्छी तेजी दिख रही थी, 2% के आसपास की तेजी दिख रही है। डोमेस्टिक मार्केट में भी तेजी है।
कॉटन की बात करें तो करीब करीब 10 साल की तेजी पे है। नवंबर 2011 के बाद से सबसे ऊपरी लेवल पे है। और एमसीएक्स कॉटन तो रिकॉर्ड ऊंचाई पर है, 28,830 रुपए का नया रिकॉर्ड आज एमसीएक्स कॉटन ने बना लिया। और खबर ये है कि चीन से लगातार डिमांड बढ़ रहे हैं कॉटन के, और यूएस का जो सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है वहां पर बारिश की वजह से फसलों को नुकसान हुआ है, उसका भी खामियाजा कॉटन को। तो ये कुछ ऐसी खबरें हैं जो पूरे कमोडिटी मार्केट में एक सुपर साइकिल चल रहा है, सुपर साइकिल तेजी का दौर चल रहा है पूरे कमोडिटी मार्केट में। जी ठीक है, शुक्रिया आपका विश्व मोहन, इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। कमोडिटी बाजार का ये हाल था। लेकिन देखिए, फेस्टिव सीजन की शुरुआत अब यहां पर हो रही है। ऐसे में रेमंड कंपनी कैसी चल रही है, इकोनॉमी का क्या कुछ हाल है, इन सब मुद्दों पर बातचीत की सीनियर एडिटर अजय शर्मा ने गौतम सिंघानिया से। रेमंड्स के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं गौतम सिंघानिया, और आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है उनका। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, इंडिया में फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो गई है, रक्षाबंधन अभी गया है, गणेश चतुर्थी, और धीरे धीरे अभी से लेके फरवरी मार्च तक, होली तक फेस्टिव सीजन रहता है। आपकी कंपनी की पल्स कंज्यूमर डिमांड पे काफ़ी अच्छी से रहती है। आपको कैसा लगता है इस बार का फेस्टिव सीजन आता हुआ आपकी नज़र में? जो हम लोग देख रहे हैं अभी कि फेस्टिव सीजन आ रहा है, जैसे आपने कहा, सही बात है। और एक हम हमेशा देखते हैं कि सितंबर में पिकअप चालू होता है, फिर जिस तरीके से बाजार जाता है कि सितंबर में अर्ली में पिकअप होता है, फिर थोड़े दिन श्राद्ध के लिए थोड़ा सा स्लो रहता है। लेकिन जैसे ही श्राद्ध खत्म होकर दशहरा आता है, हम डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग देखते हैं। नंबर 2, हम हमारे ग्राहकों से बात कर रहे हैं, बाजार में बात कर रहे हैं, सबका सेंटिमेंट बहुत पॉजिटिव है। और हम लोग का रियल एस्टेट का भी बिजनेस है। रियल एस्टेट में हम ऑलरेडी ट्रैक्शन देख रहे हैं, और फैब्रिक में ट्रैक्शन देख रहे हैं, अपैरल में ट्रैक्शन देख रहे हैं। तो मैं उम्मीद रख रहा हूं कि आगे बढ़ते हुए समय अच्छा दिखना चाहिए। तो आप ये कहेंगे कि आपको सेंटिमेंट ऑन ग्राउंड काफ़ी अच्छा दिख रहा है। गौतम, आपके बिजनेस का डोमेस्टिकली तो काफ़ी अच्छा, ऑफकोर्स रेमंड इज नो स्ट्रेंजर, बहुत ज़बरदस्त कंपनी है, छोटे शहरों में, बड़े शहरों में, मिड साइज शहरों में, और एक्सपोर्ट्स में भी आपका एक तरह से फुटप्रिंट है। आपको इसी तरह की बॉयंसी क्या विदेशी मार्केट्स में भी दिख रही है, या आपको इंडिया में स्पेसिफिकली ज़्यादा बॉयंसी दिख रही है? नहीं, ये बात आप जो रेस की है बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी जैसे कि 2-3 चीज हो रही है बहुत इंटरेस्टिंग। मैं लास्ट हफ्ते भर में मैं लंदन में हूँ, मेरे कस्टमर लोग से मिला हूँ। 2 चीज हो रही है। एक तो पैंडेमिक में, एंड आई थिंक दिस इज ट्रू अक्रॉस द बोर्ड, पैंडेमिक में बहुत बिजनेस बंद हो गए। एंड तो जो अगर से टोटल डिमांड 100 सूट की हो, और हर रिटेलर के पास 20-20 सूट का मार्केट शेयर है, 5 रिटेलर का, तो जब 2 या 3 कंपनी बंद हो जाए तो ये जो बाकी बचते हैं उनको ज्यादा डिमांड मिलता है। तो एक तो ये हम देख रहे हैं। दूसरी बात जो हम देख रहे हैं कि हमारे जितने कस्टमर हैं उन्होंने डिसाइड किया है कि उनको खाली 1 या 2 लोगों के साथ डील करना है, उनको 5 लोग के साथ सप्लाई नहीं करना है, क्योंकि उनको टोटल सोल्यूशन रेमंड से मिलता है। तो हमारा इंडिविजुअल कस्टमर काफी बड़ा हो गया, एंड ही हैज एलोकेटेड लॉट मोर बिजनेस टू मी। तो जैसे कि कल हम एक ग्राहक के साथ लंच खा रहे थे, उसने 5 सप्लायर्स को कम करके खाली 2 सप्लायर कर दिया। तो 100% उसका बिजनेस 50% मेरे पास है, 50% किसी और के पास। हमारे दूसरे ग्राहक ने भी वही किया है। तो ये एक हमारे बिजनेस के लिए अच्छी चीज है। नंबर 2, आप यहाँ के मार्केट को देखिए, यहाँ का डिमांड इज बैक टू प्री 2019 लेवल्स, उससे हायर है। तो ये भी एक अच्छा साइन है। तो कुल मिलाकर बाजार का सेंटिमेंट सुधर रहा है, ये कहना है गौतम सिंघानिया का। उनकी ये पूरी बातचीत आप सुन सकते हैं हमारी खास पेशकश स्वदेश हीरो में रात 8 बजे।